जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, टॉपिक वाइज लेके आऊंगा, यूनिट वाइज लेके आऊंगा। और राजस्थान यूनिवर्सिटी 2026, मत्स्य यूनिवर्सिटी 2026 और शेखावटी यूनिवर्सिटी 2026, तीनों यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए हम ये क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर तीनों यूनिवर्सिटी में अगर सिलेबस का डिफरेंस है तो उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। कुछ टॉपिक्स जो कॉमन होंगे उनके एक साथ चलेंगे। और बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम में छपते हैं, जहां लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। और एक दिन का एक क्वेश्चन, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बॉटनी का हो, चाहे जूलॉजी का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, एक एक क्वेश्चन की हम बारीकी से बात करेंगे। और आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस सबसे पहले रखेंगे हम पैरामीशियम की संरचना, मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम या प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। और इसको क्वेश्चन की तरह अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा बेटा, कुछ इस प्रकार से मैं पहले क्वेश्चन को बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा पैरामीशियम की संरचना को समझाइए। वह प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व को समझाइए। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन करना है। और क्या करना है हमें एक्सप्लेन बेटा? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम, इसके साथ में हमें एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। क्लियर बात है? ये हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, पैरामीशियम की संरचना को समझाइए, वह प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व को समझाइए। हमें मॉर्फोलॉजी बतानी है पैरामीशियम की और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताने हैं प्रोटोजोआ के। अब बात करूं मैं यहां पे, ये जो प्रोटोजोआ शब्द लिखा हुआ है बेटा, इसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं? पैरामीशियम को। किसको पढ़ते हैं? पैरामीशियम को। तो पैरामीशियम की तो संरचना हो गई, और पैरामीशियम जिसके अंदर बैठा है ना, उसके सभी का हम क्या बात करेंगे? आर्थिक महत्व की बात करेंगे। तो मैं क्वेश्चन का आंसर लिखूं यहां पे और मैं स्टार्ट करूंगा। और मैडम, मैं आपको यहां से चीज ये भी कंफर्म होगी कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे होता है, किस प्रकार से आपको यहां पर नोट्स बनाने होंगे आपको। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर को प्रोवाइड करें तो वन लाइनर के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे। देखो, पहले हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम की संरचना की। तो देखो, हमने पैरामीशियम के लिए कहेंगे कि पैरामीशियम, किसकी बात हो रही है बेटा? पैरामीशियम जो है वो हमारे पास में कौन से संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ का। कौन से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ संघ का क्या है? प्राणी है। प्रोटोजोआ संघ का क्या है बेटा? प्राणी है। अब प्राणी प्रोटोजोआ का है, तो प्रोटोजोआ में क्या आता है बेटा? प्रोटोजोआ में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर। तो हम लिखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या मैं लिखूं यूनिसेलुलर एनिमल है, यानी कि एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक है। दूसरी बात, पैरामीशियम जो है इसमें सत्य केंद्रक का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। यानी कि मैं सिंपल बात करूं, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहां पर एक केंद्रक ना पा करके कितने केंद्रक प्रेजेंट होते हैं बेटा? दो केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिखूंगा पैरामीशियम में दो केंद्रक प्रेजेंट होते हैं।
कितने केंद्रक उपस्थित है? 2 केंद्रक उपस्थित है। एक हमारा मैक्रोन्यूक्लियस, एक हमारा मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस। ये पैरामीशियम की 3 बातें हो गई। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, पहली बात। पैरामीशियम यूनिसेलुलर प्राणी है, एकोशिकीय है। पैरामीशियम में सत्य केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। ये बात हो गई हमारे पास में पैरामीशियम की इंपॉर्टेंट बात की। यहां पर हमारे पास में 1 लाइनर क्वेश्चन बन के आ जाएगा 2 नंबर का। इसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में बेटा एक पॉइंट यहां बनेगा आपका वर्गीकरण का। किसका बनेगा? वर्गीकरण का, जिसे क्लासिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन कहेंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन कैरोलिनीस की बात आती है टैक्सोनॉमी के आधार पे। कुछ पॉइंट्स दिए थे उन्होंने वर्गीकरण के लिए। तो जैसे हम बात करें, संघ होता है, हमारे पास में वर्ग होता है, हमारे पास में गण होता है, हमारे पास में वंश होता है और हमारे पास में जाति होती है। अगर मैं बात करूं, संघ को हम लिखेंगे फाइलम, वर्ग को हम लिखेंगे क्लास, गण को हम लिखेंगे ऑर्डर, वंश को हम लिखेंगे जीनस और जाति को हम क्या लिखेंगे? स्पीसीज। क्लियर बात है? संघ सभी का एक होगा। प्रोटोजोआ में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी का संघ क्या है? एक है। तो हम लिख देंगे संघ यहां पे प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। वर्ग हम लिख देंगे बेटा यहां पे सीलिएटा। हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, इसलिए पैरामीशियम कौन से में आता है? सीलिएटा में आता है। किस में आता है? सीलिएटा में आता है। और अगर हम इसके उपसंघ की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास में सीलियोफोरा। क्या हो जाएगा? सीलियोफोरा हो जाएगा। इसके बाद में अगर गण की बात करें तो हाइमेनोस्टोमिडा। क्या हो जाएगा? हाइमेनोस्टोमिडा। वंश की बात करें तो जो आपके पास में ऑर्गेनिज्म दे रखा है उसको एडिटिव उतार दो, पैरामीशियम। जाति सभी की चेंज होगी। पैरामीशियम में कितने भी, अगर हम 10 ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो 10 की 10 जातियां क्या होंगी? अलग होंगी। और इसकी जो जाति है वो है बेटा कोडिटम। हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है? कोडिटम दे रखा है। तो ये हमारा एक 2 नंबर का फिर से क्वेश्चन रेडी हो गया क्लासिफिकेशन का। चलो इसके बाद में बेटा हम बात करें, इसके बाद में हम बात करेंगे आवास व स्वभाव। देखो बेटा दोनों लैंग्वेज होने वाली है आपके लिए, दोनों लैंग्वेज होने वाली है। इंग्लिश में बात करूंगा मैं यहां पे, तो मैं इसे लिखूंगा हैबिट एंड हैबिटेट। क्या लिखूंगा? हैबिट एंड हैबिटेट लिखूंगा। अब देखो आवास एवं स्वभाव की बात करें तो पैरामीशियम जो है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम जो है वो दोनों जल में पाया जाता है। दोनों जल का मतलब है बेटा स्वच्छ जल भी, स्वच्छ जल भी, और साथ में बेटा समुद्री जल भी, समुद्री जल भी, दोनों में पाया जाता है। तुम लिख देंगे पैरामीशियम जो है स्वच्छ जल व समुद्री जल में क्या होता है? उपस्थित होता है। स्वच्छ जल को बेटा हम लिखेंगे फ्रेश वाटर। क्या लिखेंगे? फ्रेश वाटर लिखेंगे, जिसके अंदर, जिसको हम पी सकते हैं। स्वच्छ जल कौन सा? जिसको हम पी सकते हैं। और समुद्री जल जो होता है जिसे हम पी नहीं सकते, यानी कि बहुत ही खारा होता है, खारा होता है, नमक साल्टेड होता है, या लवणीय जल हम इसको बोल सकते हैं। चलो अब यहां एक और लाल लिखे, पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम जो है बेटा वो मुक्त जीवी है। कैसा प्राणी है? मुक्त जीवी प्राणी है। अब मुक्त जीवी प्राणी का मतलब यहां पे फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब कहीं भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है इसकी, क्योंकि हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास में चट्टान से चिपके वाले भी होते हैं जो कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी वाले एक ही स्थान पे रहते हैं। अब ये मुक्त जीवी है, कहीं भी जा सकता है, ये सीधा भी जा सकता है,
ये उल्टा भी आ सकता है, ये राइट भी जा सकता है, ये लेफ्ट भी जा सकता है, जहां मन करे जा सकता है, फ्रीडम है इसके पास में, इसके पास कोई रोक टोक नहीं है कि भाई तुझे वहां जाना है नहीं जाना, तुझे वहां जाना है नहीं जाना। जैसे हमारे पर होती है ना, घर वाले कहते हो 8 बजे बाद में बाहर नहीं जाना है, 10 बजे बाद में बाहर नहीं जाना है, एक टाइम पीरियड होता है, इसके पास में कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये फ्रीडम है। और रात को तो सबसे ज्यादा बाहर निकलता है, रात को तो ये सबसे ज्यादा बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि ये जनन रात को करता है, अंधेरे में करता है, इसलिए इसको रात में तो कोई रोकने वाला नहीं है और दिन में भी इसे कोई नहीं रोकता, आराम से घूमता रहता है, फ्री लिविंग होता है। क्लियर बात है? चलो, यहां हम आवाज स्वभाव के लिए 2 लाइन को बहुत रखेंगे, यहां पे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। चलो, इसके बाद में बेटा अब लेते हैं हमारे पास में मेन पॉइंट इसका मोर्फोलॉजी। अब लेते हैं इसकी हम मोर्फोलॉजी, और मोर्फोलॉजी को बेटा हिंदी में हम लिखेंगे आकारिकी संरचना। क्या लिखेंगे? आकारिकी संरचना। अच्छा देखो, इसको आकारी को पढ़े इससे पहले हम इसके देखो इसके लिए एक टॉपिक बनाते हैं, और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा आकार व आकृति। इसको हम अलग पढ़ेंगे, बाकी को सभी को मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा आपको। तो आकार व आकृति की बात करें तो इसे हम लिखेंगे बेटा शेप एंड साइज। क्या लिखेंगे? शेप एंड साइज। अच्छा सुनो, अब देखो आकार की बात करें तो पैरामीशियम का जो आकार है, पैरामीशियम का जो आकार होता है ना, वो हमारे पास में 170 से 290 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 170 से 290 माइक्रोन होता है। चलो, अब दूसरी बात करें, पैरामीशियम जो है बहुत ही सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर बात है? अच्छा, ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है तो हम इसको आसानी से अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। लेकिन अभी बात तो और भी छोटा होता, उसको हम नहीं देख पाते, लेकिन पैरामीशियम को हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की नीड नहीं है। अच्छा, आकृति की बात करें, आकृति की बात करें तो बेटा ये हमारे पास में देखो बेलनाकार होता है। कैसा? या मैं इसको देखो बेलनाकार को हटाऊं, मैं सिंपल सी बात लिखूंगा, ये हमारे पास में स्लीपर, किसके समान? स्लीपर या पांव की तली के समान होता है। या किसके समान होता है बेटा? पांव की तली के समान। तो हम लिख देंगे स्लीपर या फुट ऑफ शोल लाइक एनिमल। और सीधी बात मानो, देखो स्लीपर के समान है, फुट ऑफ शोल के समान है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं बेटा स्लीपर एनिमल क्यूली। पैरामीशियम का दूसरा नाम निकल के आ गया है, स्लीपर एनिमल क्यूली होता है। क्लियर बात है? पैरामीशियम में 2 सिरे होते हैं। अगर आकृति की बात करें तो इसके 2 सिरे होते हैं। हमारे पैर को देखेंगे तो पैर के भी कितने सिरे हैं? 2 सिरे हैं। एक इसका अग्र और एक इसका पश्च सिरा होता है। अच्छा, ये एंटेरियर एंड और पोस्टेरियर एंड कैसा होता है तो उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए फिर से अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहां मैं डायग्राम बनाता हूं, यहां मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने यहां पे इसका डायग्राम बना दिया। क्लियर बात है? अब इस डायग्राम के माध्यम से हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहला पॉइंट मैंने आकार आकृति बता दी, अब दूसरा समझो। ये डायग्राम देखो और अपने पैर को देखो, सिमिलर दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा एडी का दिख रहा होगा, ये वाला उंगलियों वाला हिस्सा दिख रहा होगा, तो इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं? स्लीपर, क्योंकि पैर को ढकने के लिए हम क्या पहनते हैं? स्लीपर पहनते हैं। तो इस एनिमल को हम क्या कह रहे हैं? स्लीपर एनिमल क्यूली कह रहे हैं। अब सुनो बात को, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसको हम लिखते हैं पेलिकल। क्या लिखते हैं? पेलिकल। तो अपन कह देंगे कि पैरामीशियम के चारों ओर का आवरण
यानी कि चारों ओर का जो कैप्सूल है, सराउंडेड एरिया जो है वो किसका बना है बेटा? पेलिकल का। किसका बना है? पेलिकल का। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पेलिकल होती है ना, ये आपके पास में बेटा लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है, यानी कि इलास्टिकली होती है। इलास्टिकली होती है। अच्छा, ये मजबूत भी होती है। ये मजबूत भी होती है। तो मजबूत को हम लिख दे, स्ट्रॉन्ग लिख दे, टूटेगा नहीं ये। और ये दृढ़ भी होती है। दृढ़ भी होती है। दृढ़ को हम फर्म लिख सकते हैं। अच्छा, ये कठोर भी होती है। कैसी होती है? कठोर भी होती है, सॉलिड भी होती है। तो कुछ भी आप जो चाहो सब यूज में ले सकते हो। पेलिकल लचीली होती है, मजबूत होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है और चारों ओर का आवरण बनाती है। अच्छा, चारों ओर का आवरण है तो पर्टिकुलर ये काम तो करेगी ना। और हमें पता है कि चारों ओर अगर प्रेजेंट है तो सुरक्षा का काम करेगी। तो हम लिखेंगे कि पेलिकल जो है वो क्या बना रही है? यहां पे रक्षात्मक आवरण। क्या बना रही है? रक्षात्मक आवरण, यानी कि प्रोटेक्शन लेयर बना रही है। क्या बना रही है? प्रोटेक्शन लेयर बना रही है। पहली बात। अच्छा चलो, दूसरी बात सुनो इसकी। दूसरी बात सुनो कि ये जो पेलिकल है ना, यहीं पर पाए जाते हैं सीलिया। यहीं पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। तो देखो, मैं यहां पे छोटे छोटे क्या लगा दूं? सीलिया लगा दूं। और यहां आकर के इन सीलिया को बढ़ा दूं, फिर छोटा कर दूं मैं, फिर यहां पे क्या कर दूं मैं? थोड़े से बड़े कर दूं, फिर मैं इनको क्या कर दूं? छोटे कर दूं। देखो, सीधी बात है, पैरामीशियम में छोटे बड़े सीलिया पाए जाते हैं। और ये सीलिया है ना, यही इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसी के आधार पर इसको बांटा गया था। क्लियर बात है? तो मैंने यहां से इसको लिख दिया सीलिया। सीलिया को मैं लिखूंगा बेटा पक्षमाभ। क्या लिखूंगा? पक्षमाभ लिखूंगा। अच्छा, अब सुनो, अगर इनके पॉइंटों की बात करें, तो ये जो सीलिया है ना, ये जो सीलिया है वो इसका गमनांग है। क्या है? गमनांग। गमनांग का मतलब है बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन। क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन। तो आपको याद रखना है, पैरामीशियम में जो गमन है वो किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? सीलिया है। पैरामीशियम किससे चलता है? पक्षमाभों के द्वारा या सीलिया के द्वारा। क्लियर बात है? अच्छा, अब ये जो सीलिया है ना, इनकी उत्पत्ति हुई। क्या हुई? उत्पत्ति, ओरिजिन हुआ। अब इसका जो ओरिजिन हुआ ना बेटा, वो काइनेटोसोम से हुआ। काइनेटोसोम से हुआ। कहां से हुआ? काइनेटोसोम से। या मैं कहूं बेटा बेसल ग्रेन्यूल से हुआ। किससे हुआ? बेसल ग्रेन्यूल से। या तो काइनेटोसोम से, या बेसल ग्रेन्यूल से, या ब्लेफेरोप्लास्ट से। अच्छा, अब सुनो, ये जो पक्षमाभ है ना, ये आए लैटिन भाषा से। कहां से आए? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा में किससे आए? सीलियम से। किससे बने बेटा? सीलियम से बने। और इस सीलियम का मतलब क्या है बेटा? पलक। क्या है? पलक। आईलिड है। क्या है? आईलिड है। ये हमारी देखो आंख है, आंख पर ये पलक दिख रही है ना, ये पलक के समान यहां पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। और आप अपनी आईलिड को देखोगे ना, तो यहां पे ये सेंटर पार्ट है ना, यहां तो ये क्या है? बड़े, और साइडों में जाते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? छोटे होते जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इसके आगे की ओर तो क्या होते हैं? लंबे, और पीछे की ओर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्लियर बात है? अच्छा, अब सुनो, यहीं पर हमारे पास में इस पेलिकल से अटैच कुछ षटकोणीय संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? षटकोणीय संरचनाएं पाई जाती है। तो ये जो षटकोणीय संरचनाएं है ना, ये देखो, ये सभी में ऐसे कैसे पूरे शरीर में बड़ी होती है। ये हम बढ़ा देते हैं एक बार, ये बढ़ा दी, देखो बढ़ गई। अब इनको हम लिख रहे हैं बेटा ट्राइकोसिस्ट। क्या लिखेंगे? ट्राइकोसिस्ट। और इन्हें हम लिखेंगे बेटा दंशी काबक। ट्राइकोसिस्ट लिखेंगे,
या हम क्या लिखेंगे, दंसी काबक लिखेंगे। अच्छा, इनको मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखूं तो मैं ऐसे कैसे लिखता हूं, ट्राइकोसिस्ट लिख सकता हूं। अब ये जो ट्राइकोसिस्ट है, ये जो ट्राइकोसिस्ट या ये जो दंसी काबक है अपने पास में बेटा, इनको हम देखते हैं षटकोणीय रूप में। किस रूप में, षटकोणीय रूप में, हेक्सागोनल रूप में देखते हैं अपने, ठीक है। यानी कि षट का मतलब हेक्सागोनल रूप में देखते हैं, कोणल के रूप में देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास में क्या काम करते हैं, तो हम लिखेंगे ये हमारे पास में शिकार को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं, शिकार को पकड़ते हैं। कोई भी जीव पैरामीशियम के संपर्क में आता है, ये तुरंत खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत उसके शरीर में चुभ जाते हैं और शिकार को अपने शरीर में ले जाते हैं ओरल गुरु की सहायता से। अच्छा, इनकी उत्पत्ति तो भाई ये भी पेलिकल के पास में बैठे हैं। किसके पास बैठे हैं, पेलिकल के पास में बैठे हैं। और पेलिकल के पास में बैठे हैं तो पेलिकल के पास में यही हमारे पास में पॉइंट्स है, तो हम फिर यहां पे क्या लिखेंगे, बेसले ग्रेन्यूल लिखेंगे। क्लियर बात है। तो ये हमारे पास में आउटर पार्ट के 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें सत्य केंद्रक का, अच्छा सत्य केंद्रक से पहले हम साइटोप्लाज्म की बात कर लें। ये पूरा जो भाग है, अंदर का जो भाग है, ये कोशिका में लिक्विड वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम लिखते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। क्या लिखते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर बात है। अब देखो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसको हम बांटते हैं 2 भागों में। एक होता है बेटा एक्टोप्लाज्म। क्या होता है, एक्टोप्लाज्म। और एक क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्म। हिंदी में बात करें तो एक्टोप्लाज्म का मतलब हो गया बहिर्द्रव्य, यानी बाहर वाला जो लिक्विड पोर्शन है उसकी बात है। और एंडोप्लाज्म का मतलब हो गया बेटा अंतःद्रव्य, यानी कि अंदर का जितना भी भाग है वो अंतःद्रव्य। यानी हमारी बॉडी जो बाहर दिख रही है ना, ये तो हमारा क्या हो गया, बहिर्द्रव्य। अब इसके अंदर क्या है, वो हो गया अंतःद्रव्य। अच्छा, अब इस बाहर, अब लिख देते, देखो इसमें लिख देते हैं बाहर का भाग, यानी आउटर पार्ट क्या है, बहिर्द्रव्य। अब इसमें क्या है, तो इसमें देखो 3 ही चीजें, या तो क्या है पेलिकल, या तो क्या है पेलिकल, अच्छा या क्या है सीलिया है। अच्छा, या क्या है, तो या यहां पे बेटा दंसी काबक है। क्या है, दंसी काबक, ट्राइकोसिस्ट है। और 2 नंबर में ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि पैरामीशियम के बहिर्द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। अंदर का तो सबको पता, क्या क्या पाया जाता है, तो पेलिकल पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है और दंसी काबक पाया जाता है। अच्छा, एंडोप्लाज्म में तो हम लिखेंगे कि कोशिका के अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। अब कोशिका के अंग कौन से हैं, तो फिर हम लिखेंगे यहां पे कि साहब यहां देखो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यहां माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यहां जीबी पाई जाती है, यहां पे ईआर पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, और क्या पाया जाता है, तो फिर मैं कहूंगा वैक्यूल, रिक्तिकाएं पाई जाती है। अच्छा, और क्या पाया जाता है, तो फिर मैं कहूंगा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये कोशिका की क्या है, अंग है, जो इस पूरी कोशिका को चलाने का काम कर रहे हैं। कोशिका को कौन चला रहा है, ये अंगी तो चला रहे, अंग नहीं होंगे तो कोशिका नहीं चलेगी, कोशिका नहीं चलेगी तो हमारा काम भी नहीं बनेगा, क्योंकि फिर टिश्यू काम नहीं करेंगे, टिश्यू नहीं करेंगे तो ऑर्गन्स पे दिक्कत आएगी, ऑर्गन्स पे दिक्कत आएगी तो हमारे ऊपर दिक्कत आ जाएगी। तो सीधी बात है, कोशिका के अंग जो है वो पैरामीशियम को चला रहे हैं। अच्छा चलो वापस आते हैं डायग्राम की ओर। हो गया साइटोप्लाज्म का काम, तो मैं लिख देता हूं, देखो ये जो बाहर का भाग है ये इसका एक्टोप्लाज्म, ये इसका एक्टोप्लाज्म, और ये अंदर का जो भाग है ये इसका एंडोप्लाज्म। तो यहां एंडोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर साइटोप्लाज्म कह देंगे। अच्छा, अब सुनो काम की बात। हमने कहा ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस क्यों है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक, 2। एक तो हमने बढ़ा दिया और एक ये रहा हमारे पास। क्लियर बात है। अब ये जो है ये हमारा माइक्रो न्यूक्लियस और ये हमारा मैक्रो न्यूक्लियस। अब देखो
अब इसको वापस से फिर हम पेज पे लेके चलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के दो पोर्शन, एक माइक्रो और एक बेटा मैक्रो। देखो ध्यान से, एक चीज को एक एक अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, माइक्रो मैक्रो। अच्छा केंद्रक, केंद्रक नियंत्रण, केंद्रक का मतलब नियंत्रण किसका, पूरे शरीर का, पूरे शरीर का कंट्रोलर किसके पास में, न्यूक्लियस का। पैरामीशियम किसके हाथों में बैठा है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस आएगा वही होगा यहां, तो काम कर रहा है यहां पे। अच्छा अब इस केंद्रक को हमने दो में बांटा, मैक्रो में और माइक्रो में। अच्छा देखो माइक्रो को हम लघु लिख सकते हैं, माइक्रो को हम लघु लिख सकते हैं, अच्छा माइक्रो को हम सूक्ष्म भी लिख सकते हैं, माइक्रो को हम छोटा भी लिख सकते हैं, माइक्रो को हमें छोटा भी लिख सकते हैं। अरे किसी भी नाम से बोलो आएगा केंद्र की। माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब लघु। अच्छा मैक्रो पे आओ, मैक्रो को हम गुरु, क्या बोलेंगे, गुरु। अब गुरु का मतलब बड़ा, अच्छा बड़ा है तो हम दीर्घ बोल दे। ये हो गए हमारे पास में इनके नाम। अच्छा अब सुनो, जनिक केंद्रक, इसको एक ऑफिशियल नाम देते हैं जनिक केंद्रक, और इसको हम लिखेंगे रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। क्लियर बात है, जनिक केंद्रक, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। अब देखो जनिक है तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहां पे, जननी कार्य, जनन के जितने भी काम होंगे, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बनाने की बात आएगी तो कौन बनाएगा, जनिक केंद्रक। अच्छा गुरु, गुरु को हम लिखेंगे बेटा कायिक केंद्रक, क्या लिखेंगे, कायिक केंद्रक। और कायिक का यहां पे सीधा सा हो जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस का सीधा सा मतलब है कि बॉडी के जितने भी कायिक कार्य होंगे वो सब मैक्रो पे डिपेंड होंगे। तो ये बात हो गई न्यूक्लियस की। अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहां पर दो बड़ी बड़ी क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ये पीछे की ओर है तो इसे हम लिख देंगे पोस्टेरियर सीवी, क्या लिखेंगे, पोस्टेरियर सीवी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये आगे है तो हम इसे लिख देंगे एंटेरियर सीवी, यानी कि अग्र कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब एक चीज और देखो बेटा, ये आगे और ये पीछे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का काम बनना व बिगड़ना है, बनेंगी भी और बिगड़ेंगी भी। और ये काम क्या करती है, तो सीवी का काम क्या होगा बेटा, तो याद रखना, मैं यही लिख देता हूं, देखो सीवी का कार्य, सीवी का कार्य, सीवी का कार्य होगा बेटा जल संतुलन। क्या होगा, जल संतुलन, वाटर बैलेंस। ये हो गया सीवी की बात। अच्छा यहां पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ रहा है ओरल ग्रूव। तो ये देखो ये ओरल ग्रूव है, ये क्या है बेटा, ओरल ग्रूव, और इसे हम लिखेंगे मुख खांच। क्या लिखेंगे, मुख खांच। तो इसका भी देखो इंपॉर्टेंट सी बात करें तो हम लिखेंगे ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव का मतलब हो गया बेटा मुख खांच। क्या हो गया, मुख खांच। ओरल का मतलब मुख है और ग्रूव का मतलब है खांच। क्लियर बात है। अब सीधी बात, भोजन ग्रहण करेगा, भोजन ग्रहण करेगा, भोजन को अंदर लेने के लिए एक निश्चित स्थान है जिसे हम कहेंगे कोशिका मुख। क्या कहेंगे, कोशिका मुख। इसे हमें साइटोस्टोम कहेंगे। और जो भोजन अंदर आया था वो पच जाएगा, उसके बाद अपचित भोजन होगा तो उसको हम करेंगे बाहर। तो भोजन को बाहर करने के लिए क्या पाया जाएगा, कोशिका गुदा पाई जाएगी, और इसे हम कह देंगे साइटोफाइज। क्लियर बात है। चलो इधर वापस टपको आए तो ये यहां पर देखो, ये ऐसे ऐसे और यहां पाई जाएगी,
कोशिका मुख का पार्ट हो गया और यहाँ पे इसको बाहर निकालने के लिए ये कोशिका गुदा हो गई। अब ये यहां से टूटेगी, टूट करके ये ऐसे बना लेगी, ये ऐसे बना लेगी और ये सारे के सारे क्या बनेंगे, खाद्य धानी बना लेंगे, खाद्य रिक्तिकाएं बना लेंगे या फूड वैक्यूल्स बना लेंगे। न्यूट्रिशन में इनके हम क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो ये पैरामीशियम की एक मॉर्फोलॉजी हो जाती है कंप्लीट। इसको आप थ्योरी के रूप में मेंशन कर सकते हो, नहीं मिलेंगे हम देंगे आपको, नोट्स देंगे आपको। इसके बाद में हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिर से यहां पे एडेड के साथ में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। अब देखो केवल बात प्रोटोजोआ की करेंगे, यहां पे पर्सनल पैरामीशियम की बात नहीं है, सभी प्रोटोजोआ की। अब प्रोटोजोआ जो है दो प्रकार से है अपने पास। एक तो हमारे पास में बेटा लाभदायक, एक तो क्या है लाभदायक, और लाभदायक को हम लिखेंगे बेटा बेनिफिशियल। क्या लिखेंगे, बेनिफिशियल। यानी एक तो लाभ करेगा हमारे पास में और एक हमारे पास में हो जाएगा ये हानिकारक, तो हम इसको लिखेंगे हार्मफुल। क्या लिखेंगे, हार्मफुल। अच्छा लाभदायक, तो सबसे पहले आप लिखो स्वच्छता में सहायक। किसमें लिखेंगे, स्वच्छता में सहायक, यानी कि बिल्कुल क्लीन करने में, हाइजीन रखने में सहायक। हम सीधी बात ये कह सकते हैं कि जल जो होता है हमारे पास में क्या होता है, गंदा होता है। जैसे हम बात करें गंगा की, बात करें गंगा, हमारे पास पता है बहुत सारा कचरा वगैरह सब आ रहा है, गंदी है, लेकिन उसमें कुछ प्रोटोजोआ ऐसे है जो उन सभी गंदगी को क्या कर रहा है, सफाया कर रहा है, जिससे वो क्या हो रही है, स्वच्छ हो रही है। अच्छा दूसरी बात, आहार के रूप में, आहार के रूप में तो हम सीधी बात लिखेंगे फॉर फूड, भोजन के रूप में। अब भोजन के रूप में तो हम सीधी बात करेंगे कि खाद्य श्रृंखला का मुख्य घटक है, यानी हम कहेंगे कि प्रोड्यूसर से भोजन लेता है, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में काम कर लेता है और किसको दे देता है, द्वितीयक उपभोक्ता को। तो द्वितीयक उपभोक्ता के लिए मैन हो जाता है। अच्छा तीसरी बात करें सहजीवी के रूप में, किसके रूप में बेटा, सहजीवी के रूप में। अच्छा सहजीवी की बात करें तो मैं कुछ नाम लेता हूं, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा, मैं नाम लेता हूं बैलेंटिडियम, मैं देता हूं एंट अमीबा कोलाई। अभी सीरिया कोलाई बैक्टीरिया के लिए नहीं लिख रहा हूं मैं, एंट अमीबा कोलाई लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख करके इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं इकोलाई, तो ये एंट अमीबा कोलाई है। अच्छा सुनो, ये कहां है, दीमक में, ये कहां है, दीमक में, दीमक की आंत्र में, और आंत्र में कौन है, सेलुलोज। इसका पाचन कौन कर रहा है, ट्राइकोनिम्फा, इसको भोजन मिल रहा है, दीमक की आंत्र साफ हो रही है, दोनों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अच्छा बैलेंटिडियम इकोलाई की बात करें तो वही मनुष्य है, वही मनुष्य है और मेंढक की आंत्र में बैठी है और वहां से जीवाणुओं का क्या कर रहा है, भक्षण। तो मनुष्य को तो जीवाणु रहित कर रहा है और खुद को क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो ये दोनों तरफ से क्या है, लाभदायक। अच्छा इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सहजीवी कह रहे हैं। अच्छा हानिकारक में बात करें, हानिकारक में बात करें बेटा तो याद रखना मृदा की उर्वरता घटाना, मृदा की उर्वरता घटाना। अब सीधी बात है, सीधी बात लो, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, कहां प्रेजेंट है, मिट्टी में, कहां प्रेजेंट है, मिट्टी में। अब मिट्टी में पाए जाते हैं N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया, N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया यानी नाइट्रोजन स्त्रीकारी क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाया जाता है। अब इसको प्रोटोजोआ ने क्या कर दिया, नष्ट, इसको प्रोटोजोआ ने क्या कर दिया, नष्ट। अब ये नष्ट हो गया तो नाइट्रेट की क्या आ जाएगी, कमी आएगी, मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सिंपल सी बात है, प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणुओं का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, जिससे मृदा में उर्वरता में कमी आ जाती है। अच्छा हम देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, जल प्रदूषण के रूप में। अब सिंपल सी बात है, कुछ तो जल को साफ करते हैं और कुछ जल को क्या करते हैं, हानिकारक पहुंचाते हैं या उसे पोल्यूट करते हैं या उसमें बहुत सारी गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हानिकारक पॉइंट। अच्छा एक और पॉइंट, एक और पॉइंट जो हमारा इंपोर्टेंट हो जाएगा यहां पे, रोगजनक प्रोटोजोआ। यहां से हमारे पास में बेटा क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो मैंने यहां पे रोगजनक प्रोटोजोआ की बात की है और यहां पर एक टेबल क्रिएट की है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है परजीवी, क्योंकि बाह्य परजीवी के रूप में भी हो सकता है और अंतः परजीवी के रूप में भी।
फिर मैंने लिखा है आवास की कहाँ रहते हैं, फिर मैंने लिखा है रोग, कौन से रोग फैलाते हैं, फिर मैंने लिखा है प्रागमन की विधि यानी एंटर कैसे करेंगे ये अपने पास में। तो सुनो, पहला है मेरे पास में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये कहाँ रहता है बेटा? बड़ी आंत में। कहाँ रहता है? बड़ी आंत में। किसके? मनुष्य के में। अच्छा, रोग कौन सा फैलाएगा? अमीबिया पेचिस। क्या फैलाएगा? अमीबिया पेचिस। डायरिया, दस्त, हम क्या लिख सकते हैं? दस्त भी लिख सकते हैं। डायरिया के लिए हम शुद्ध में क्या लिखेंगे? दस्त, जो याददाश्त के लिए रह जाए कि दस्त वाली जो समस्या है ना, वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आसानी से क्या करता है? पैदा कर सकता है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जा कैसे रहा है? निगलन द्वारा। किसके द्वारा? निगलन। अब निगलन का मतलब आप भोजन खा रहे हो, आप पेय पदार्थ पी रहे हो, तो इसीलिए उसमें हो सकता है, दिखते नहीं है, बिल्कुल सूक्ष्म होता है। इसीलिए तो आपने देखा हो ना, अक्सर जब लोग पानी पीते हैं तो गिलास को यूं देखते हो, फिर उसमें दे दे। अगर गलती से कुछ दिख गया तो फिर दूसरा लेके आओ पानी का गिलास। फिर आप दूसरा लाओगे ना, तो दूसरा आप देख कर लाओगे, फिर भी वो सामने वाला उठा ले। तो सब होता था उस समय, लेकिन वो अपनी सेफ्टी देख रहा है। अच्छा, एंट अमीबा जिंजिविलिस, ये भी कहा है? मनुष्य में। कहा है? मनुष्य में। क्या फैला रहा है? पायरिया। अब पायरिया मतलब मुख की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मुख की बात हो रही है। और इसमें क्या हो जाएगा? और ये फैलता किसके द्वारा? चुम्बन के द्वारा। अगर किसी को पायरिया है और आप उसके साथ में क्या कर रहे हो? चुम्बन कर रहे हो, तो पायरिया आपको हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर किसी के पायरिया है और उसके साथ में आप चुंबन कर रहे हो, किस कर रहे हो, तो वो पायरिया के लक्षण आपके दिखेंगे। और फिर कोई लोग आपके पास में बैठेंगे तो आप दूरी बना लोगे। बदबू आ रही है इसके अंदर से, तो बदबू आ रही है। ये किसके द्वारा? चुंबन के द्वारा। तो ये कौन फैला रहा है? एंट अमीबा जिंजिविलिस। अच्छा, लिस्मेनिया डोनोवनाई। लिस्मेनिया डोनोवनाई कहाँ रहता है? प्लीहा में। कहाँ रहता है? यकृत में। किसके में? मनुष्य में। क्या फैलाता है? काला आजार। ये बुखार फैलाता है, महामारी के रूप में इंडिया में फैल चुका है, बिहार के अंदर। अच्छा, किसके द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई के काटने पर। जब मच्छर हमें काटता है तो उसके द्वारा ये आसानी से हमारी बॉडी में एंटर करता है और फिर रोग फैलाता है आराम से बैठ के। फिर है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अब ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस प्रारंभ में तो कहां रहता है? रक्त में। लेकिन बाद में कहां चला जाता है? मेरु मस्तिष्क में। और रोग अफ्रीकी निद्रा। बिल्कुल है, नींद आ रही है, फटकार के सो रहे हो, कुंभकर्ण बने हुए हो और कोई जगा रहा है तो नहीं जाग रहे हो, तो आप मान लो इसको अफ्रीकी निद्रा, स्लीपिंग सिकनेस रोग हो सकता है इसको। और ये किसके द्वारा फैलता है? टीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई के काटने पर। वही मक्खी काटेगी, ट्रिपेनोसोमा को छोड़ेगी और वो क्या फैलाएगी? रोग फैलाएगी। अच्छा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम चल भी रहा है फिलहाल। कहां रहता है? रक्त में। कहां रह रहा है? रक्त में। अच्छा, रोग मलेरिया, बुखार फैलाता है। किसके काटने पर? मादा एनाफिलीज के काटने पर। और ये जितनी भी मक्खियां काट रही ना, ये सारी की सारी मादा हैं। अब आप समझ सकते हो कि मादा का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? खून का चूसना। मादा एनाफिलीज भी क्या कर रही है? खून चूस रही है। टीसी फ्लाई भी क्या चूस रही है? खून चूस रही है। सैंड फ्लाई भी क्या चूस रही है? खून चूस रही है। और लड़कियां भी क्या चूसती है? खून चूसती है। और खून चूस चूस के उसको रोगग्रस्त कर देती है। ये इधर रोग फैलाते हैं, वो उसको पैसे में क्या कर देती है? घलटा देती है। अब समझो, बैलेंटिडियम पहले बताया, बड़ी आंत में रहेगा। अमीबिया पेचिस, वही डायरिया, निगलन विधि द्वारा, भोजन में पेय पदार्थों द्वारा। ट्राइकोमोनास वेंजेलिस, जनन वाहिनियों में, स्त्रियों में। ल्यूकेरिया यानी जो सफेद पानी की जो प्रॉब्लम होती है, वो किसकी वजह से? ट्राइकोमोनास वेंजेलिस। किसके द्वारा? मैथुन की क्रिया द्वारा, संभोग द्वारा या सेक्स के द्वारा। एंट अमीबा स्पीसीज, मनुष्य की आंत्र में, आंत्र के रोग फैलाती है और निगलन के द्वारा। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आएगा। 2025 का जो लास्ट दिसंबर 26 स्टार्ट हो जाएगा ना, 2026 25-26 के सेशन का पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा। और ये आपको पहले क्वेश्चन में ही दिख जाएगा। आपको पहले क्वेश्चन में दिखेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा प्रोटोजोआ से। तो आप अपना साथ बनाए रखें हमारे साथ में और बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो को फैलाइए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और जो पहली बार चैनल पे आया था वो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना जिससे नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास।